अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा 10th लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमिन किया था थ्रू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, और ये हमने देखा था कि डिमांड फॉर द फंड्स कैसे क्या क्या रिलेशनशिप होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, सप्लाई ऑफ द फंड्स का क्या रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट के साथ, और दोनों की एग्रीगेट डिमांड यानी फ़ंड्स की एग्रीगेट डिमांड और फंड्स की एग्रीगेट सप्लाई जब आपस में इक्वल होती हैं तो वो कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमिन करती हैं। और लास्ट में हमने उस एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का कर्व ड्राइव किया था और उस कर्व के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट को शो किया था। इस क्लास में हम कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि जिन फैक्टर्स की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएट करता है। उन फैक्टर्स की वजह से पहले डिमांड और सप्लाई इफेक्ट होती हैं। डिमांड का कर्व अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, सप्लाई का कर्व अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, और उस शिफ्टिंग की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएट करता है। तो स्टार्ट करते हैं उन फैक्टर्स पे, थोड़ा सा देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से वेरिएबल्स हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्लक्चुएट करते हैं। This is the list of the factors that affect the rate of interest. The first one is economic growth, inflation, money supply, budget deficit, foreign flow of funds. तो ये फैक्टर्स हैं कि इन फैक्टर्स के अंदर जब तब्दीलियाँ आती हैं तो उसकी वजह से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ़ेक्ट होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का हमें पता है, हम बड़ी देर से इकोनॉमिक ग्रोथ को डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो लेवल ऑफ इनकम कंट्री अर्न करती है उससे हम उसकी ग्रोथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को डिटरमिन करते हैं। इन्फ्लेशन जो है वो प्राइस लेवल के अंदर इंक्रीज़ आना है, और मनी सप्लाई का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना या पैसे की कदर खो देना इन्फ्लेशन होता है, वो हमने डिस्कस काफ़ी डिटेल में किया है। मनी सप्लाई ये वो है जो स्टेट बैंक किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक जो है कंट्रोल करता है, और उसमें अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फ्लक्चुएट होता है। बजट डेफिसिट, ये जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने बजट दिया है, सालाना बजट जो आता है उसके अंदर जो डेफिसिट शो होता है कि हमारी जो अदायगियाँ होती हैं, जो हमारे पेमेंट्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, और गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू आते हैं वो कम होते हैं, जिसकी वजह से वो डेफिसिट में जाता है उनका बजट। ये भी इफ़ेक्ट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। और फिर फॉरेन फ्लोज़ ऑफ फंड्स की जो फ़ॉरेन फ़्लो आ रही है, जो फ़ॉरेन फ़्लो है, जो बाहर का फ़्लो है फ़ंड्स का, वो बहुत इफ़ेक्ट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो अब ये कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या रिलेशन है, ये अप एंड डाउन होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या असर पड़ता है, इन्फ्लेशन का। फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। एक्सपेक्टेड impact is an outward shift in the demand scheduled without obvious shift in supply। जो इसका एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो ये है कि डिमांड जो है वो अपवर्ड शिफ्ट कर जाती है बगैर सप्लाई को शिफ्ट किए। अब ये डिमांड का अपवर्ड शिफ्ट होना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या इफ़ेक्ट करता है। इट रिजल्ट्स एन इंक्रीज़ इन द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट फाइंड हुआ था, इस डिमांड के शिफ्ट आने की वजह से, जो डिमांड में शिफ्ट क्यों है, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, वो आपका इंटरेस्ट रेट अपवर्ड शिफ्ट कर जाता है, अपवर्ड ऊपर चला जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ कर जाता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जब बढ़ती है जिसकी वजह से डिमांड अपवर्ड शिफ्ट होती है, सप्लाई चेंज नहीं होती, उसकी वजह से आपका जो फिर इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन हमें पता है। इफ़ इन्फ्लेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज़, हाउस होल्ड्स में रिड्यूस देयर सेविंग्स टू मेक परचेजेस बिफोर प्राइस राइज। उसका जो इमीडिएट इफ़ेक्ट है वो ये है कि हाउस होल्ड्स जो हैं उनकी सेविंग कम हो जाती है। फिर क्या होता है, सेविंग कम होने की वजह से सप्लाई शिफ्ट्स टू द लेफ़्ट। सप्लाई का जो कर्व है वो लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, राइजिंग द इक्विलिब्रियम रेट, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम रेट एक दफ़ा इंक्रीज़ हो जाता है। फिर आल्सो एक और भी इफ़ेक्ट होता है इस इन्फ्लेशन के इंक्रीज़ होने का। आल्सो हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस
may borrow more to the purchase goods बिफोर प्राइस इंक्रीज़। अब प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं, अब रिसोर्सेज इंक्रीज़ नहीं हुए, तो हाउस होल्ड्स को और बिजनेसेस को मोर बोरो करना पड़ेगा फ्रॉम द फाइनेंशियल सेक्टर, फ्रॉम द इंडिविजुअल्स, फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि वो अपनी पहले वाली ज़रूरियात को पूरा कर सकें, जिसकी वजह से डिमांड अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी फ़ंड्स की। जब डिमांड अपवर्ड शिफ्ट होगी तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो दोनों तरफ से, सप्लाई वाली साइड से भी और डिमांड वाली साइड से भी, सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, दोनों तरफ से जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रेट ऑफ then money supply. When the central bank increases the money supply, it increases supply of loanable funds. अब जब स्टेट बैंक ने या सेंट्रल बैंक ने पैसा बढ़ाना है तो वो बढ़ाने के टूल्स हैं, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करने के टूल्स हैं, जो कि हमने मिड से पहले मॉनेटरी पॉलिसी में देखा था थ्रू बैंक रेट पॉलिसी, थ्रू इंटरेस्ट रेट, वो इस तरीके से जो है वो अपना रिज़र्व रेशो जो है उसके थ्रू वो मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करता है और आवाम तक पहुंचाता है। तो जब सेंट्रल बैंक इंक्रीज़ करेगा मनी सप्लाई तो वो लोनेबल फंड्स को भी इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से डाउनवर्ड प्रेशर होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डाउनवर्ड जो है वो आपका नाउ बजट डेफिसिट। जब भी डेफिसिट इंक्रीज़ होगा, यानी कि जब भी पेमेंट्स और आपके रेवेन्यूज़ के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि पेमेंट्स आपकी कम हो और रेवेन्यू जो है, पेमेंट आपकी ज़्यादा हो, रेवेन्यू कम हो, तो जब भी डेफिसिट इंक्रीज़ होगा दी क्वांटिटी ऑफ लोनेबल फंड्स डिमांडेड, ज़्यादा डिमांड होगी लोनेबल फंड्स की, डिमांड शेड्यूल शिफ्ट आउटवर्ड। तो जो डिमांड का जो कर्व है वो ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। गवर्नमेंट इज़ विलिंग टू पे वट एवर इज़ नेसेसरी टू बोरो फंड्स, क्राउडिंग आउट दी प्राइवेट सेक्टर। तो जब भी आपका बजट डेफिसिट इंक्रीज़ होगा, उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए ज़्यादा उधार लेना पड़ेगा, तो लोनेबल फंड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से फिर है फॉरेन फ्लोज ऑफ लोनेबल फंड्स। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन मैसिव फ्लोज बिटवीन कंट्रीज़। अब जिस तरह ग्लोबलाइजेशन आम है, ट्रेड बहुत ज़्यादा है कंट्रीज़ के दरमियान, एक कंट्री दूसरी कंट्री से लोन बआसानी ले सकता है, तो आजकल जो है वो मैसिव फ्लोज है बिटवीन कंट्रीज़ कि वो एक दूसरे के साथ फ़ंड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, ड्रिवन बाय लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सीकिंग हाई रिटर्न्स। अब ये लार्ज इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स कौन से हैं? IMF, वर्ल्ड बैंक, जो कि हाई इंटरेस्ट रेट्स जो हैं रिटर्न्स को सीक करते हैं। दे इन्वेस्ट वेयर इंटरेस्ट रेट आर हाई एंड करेंसीज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू वीकन। ये उन लोगों पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उन कंट्रीज़ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, क्योंकि उनको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और दूसरी बात कि उनकी करेंसी ज़्यादा वीक ना हो, डेली बेसिस पे उनकी फ्लक्चुएशन ना आती हो करेंसी के अंदर। दीज फ्लोज इफ़ेक्ट द सप्लाई ऑफ फंड अवेलेबल इन ईच कंट्री। दोनों कंट्रीज़ के अंदर अवेलेबल फंड्स जो हैं उससे इफ़ेक्ट होंगे। इन्वेस्टर सीक द हाईएस्ट रियल आफ्टर टैक्स एक्सचेंज रेट एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न अराउंड दी वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये हाईएस्ट आफ्टर टैक्स एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट जो है वो सीक करते हैं, हासिल करते हैं अपना रिटर्न इंक्रीज़ करने के लिए। तो इसकी वजह से भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएट कर सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से